इस वीडियो में आज एक बार फिर से हम क्लास 11th के फिजिक्स का मोशन इन ए प्लेन का टॉपिक लेकर आए हैं और आज के लेक्चर में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सारी बातें बताऊंगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन मोशन इन ए प्लेन के दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं और इन दोनों के बारे में ही हमें यहाँ पर हमारे सिलेबस में स्टडी करने होते हैं। तो यहाँ पर हम अभी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए प्लेन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है। कब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कब कहा जाता है। तो अगर अर्थ के सरफेस पर, अगर हम मान लेते हैं यह अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी स्पीड से फेंका जाता है, जैसे अगर हम मान लेते हैं यह एक ऑब्जेक्ट है और इसे हमने अर्थ के सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड का मतलब अर्थ के सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम इसे एक वेलोसिटी u से थ्रो करते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने बताया था कि यह मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ यह मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर आता है। तो इस केस में यह ऑब्जेक्ट जिसे हमने एक वेलोसिटी u प्रोवाइड किया इसको थ्रो करने के लिए, और एक बार जब हम इसे थ्रो कर देते हैं तो उसके बाद यह अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाता है, जिस वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन होता है g और इसका डायरेक्शन यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण यहाँ पर जिसे हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक स्पीड u से थ्रो किया था और यहाँ पर इसके पास एक एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन और इस यहाँ पर जो वेलोसिटी है दोनों का मतलब साइन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, जिस वजह से यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन के अंडर कुछ हाइट तक जाने के बाद रुक जाता है और पुनः इसी पथ पर यह रिटर्न होकर वापस अर्थ पे आ जाता है। बट इस केस में इसके मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी कहा जाता था और इसका पथ एक स्ट्रेट लाइन होता था। क्या होगा जब हम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ना फेंककर सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, अदर देन वर्टिकल अगर हम फेंकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम अदर देन वर्टिकल अर्थ के सरफेस पर थ्रो करेंगे तो क्या होगा। तब हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं यह वर्टिकल है, y एक्सिस है और यह अर्थ का सरफेस x एक्सिस है, तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अदर देन वर्टिकल मतलब 90 डिग्री के अलावे किसी दूसरे एंगल पर अर्थ के सरफेस के एबव थ्रो करते हैं तो जैसे अगर हम मान लेते हैं यह ऑब्जेक्ट है, इसे हमने एक वेलोसिटी u से थ्रो कर दिया तो हम जानते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में इसका मोशन स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, इसका मोशन अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन होने के लिए यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हमें डायरेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मतलब अर्थ के सरफेस से 90 डिग्री के डायरेक्शन में थ्रो करना होता था। बट यहाँ पर हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को एक एंगल थीटा पर, ठीक है, एक एंगल थीटा और थीटा यहाँ पर डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री अदर देन वर्टिकल अर्थ के सरफेस से इस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तब इसका मोशन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, तब इसका मोशन कुछ इस तरह का होगा। मतलब यह ऑब्जेक्ट एक कर्व पथ पे मूव करेगा और कर्व पथ पे मूव करेगा, इस मोशन को यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। इसी मोशन को यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पर
वर्टिकल के साथ 90 डिग्री के अलावे किसी दूसरे एंगल पे हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट एक पथ पे मूव करता है जो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, एक दूसरे तरह का शेप होता है जो हम आपको बाद में बताएंगे कि यह शेप पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में है, जिस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर होता है उसे प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। जिस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया अदर देन वर्टिकल उसे प्रोजेक्टाइल कहा जाता है और इसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। और जिस पथ पे यह ऑब्जेक्ट मूव करता है इसे ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी। ठीक है, सिंपल वर्ड में हमने आपको सारी बात बता दिया। इसमें ज़्यादा बोलने से क्या हो जाता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में कब कहते हैं, 2-3 बात आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा अर्थ के सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना है अदर देन 90। फेंकना है, हाथ में नहीं रखना है। एक बार हम फेंक देंगे तो एक बार अगर हम फेंक देंगे तो हमारे हाथ से वह निकल जाएगा। उसके बाद जानते हैं वह अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। मतलब अब उस पर जो फोर्स काम करेगा वह अर्थ का ग्रेविटी होगा। अब चूंकि हमने इसे अदर देन 90 अदर देन वर्टिकल थ्रो किया है तो इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में तो होगा नहीं। स्ट्रेट लाइन में होगा जो कि कब होगा, जब 90 डिग्री यानी कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, जब जो कि हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है। तो अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन में एक एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक बार अगर हम फेंक देंगे तो वह अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगा, जिस वजह से उसका मोशन कुछ इस तरह का होगा और इस मोशन को ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नाम दिया जाता है प्रोजेक्टाइल। मतलब ऑब्जेक्ट क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल। ऑब्जेक्ट का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। और पथ, जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल होता है मतलब उसका कुछ पथ होगा इस तरह का, तो उसके पथ को कहा जाता है ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी जो कि पैराबोलिक होता है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो उसका ट्रेजेक्टरी, जिस पथ पे वह ट्रेवल किया है, उसका शेप हमेशा पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने आपको बताया है। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल किस तरह से है ये आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस जगह से इसे फेंका गया है अर्थ के सरफेस के एबव फेंका गया है अदर देन वर्टिकल, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओरिजिन। अब यह एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और यह वाई एक्सिस हो गया। तो अब चूंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट कभी यहाँ पर होगा, 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 और लौटकर फिर ग्राउंड पे जहाँ से हमने फेंका था कुछ दूर फिर से वापस ग्राउंड पे ही यह गिर जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारे आसपास है कि जब भी हम किसी फुटबॉल को हिट करते हैं, ठीक है, जब भी किसी फुटबॉल को अगर हम अपने पैरों से मारते हैं तो वह कुछ दूर जाकर हमसे कुछ दूर जाकर ग्राउंड पे दूसरी जगह पर गिरता है। तो उस केस में जो फुटबॉल का पथ होता है, ट्रेजेक्टरी होता है, वह पैराबोलिक होता है। और यहाँ पर फुटबॉल का जो मोशन होगा जब हम उसे अपने पैरों से हिट करते हैं तो वह प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से जब हम किसी बैट से बॉल को हिट करते हैं क्रिकेट में, तो उस कंडीशन में क्रिकेट के बॉल का मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को एक बार हिट कर देना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक बार थ्रो कर देना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक बार थ्रो कर देंगे,
उसके बाद थ्रो कर देंगे, मतलब उसे हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अदर देन वर्टिकल एक बार फेंक के छोड़ देंगे। उसके बाद सारा काम अर्थ का ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर होगा। ऐसा नहीं कि कोई चिड़िया अगर उड़ रही है, ठीक है, कोई भी बर्ड अगर उड़ रही है या कोई भी प्लेन स्काई में फ्लाई कर रहा है तो वह प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर नहीं आता है, क्योंकि वह हमने उसे थ्रो नहीं किया बल्कि वह अपने मैकेनिज्म के थ्रू लगातार मूव कर रहा होता है और वह अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी दिया जाता है, अदर देन 90 डिग्री पे उसे थ्रो किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद सारा मोशन अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर होता है, तब जाकर हम उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो फुटबॉल को जब हम एक बार हिट करते हैं तो फुटबॉल के पास एक वेलोसिटी आ जाता है, मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसे हिट किया और उसके बाद वह अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर मूव कर रहा होता है। तो फुटबॉल का जो मूवमेंट होता है, इस केस में जो मोशन होता है वह प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ पर यह मोशन इन ए प्लेन को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, तो हम देख सकते हैं यह ऑब्जेक्ट मतलब यह प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर यह यहाँ पर आया है तो यह हॉरिजॉन्टल भी मूव किया है, मतलब यहाँ पर आने का मतलब यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। यहाँ पर आने का मतलब इसने एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव किया है और वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव किया है। अगर फिर यह थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आता है तो फिर से यह एक्स एक्सिस के अलोंग फर्दर मूव कर रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी फर्दर मूव कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर इस तरह का होता है, जब एक ही समय पर वह दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा होता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग के साथ साथ वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर इसके मोशन एक्स वाई प्लेन में कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर यह एक्स एक्सिस लेते हैं और यह वाई एक्सिस लेते हैं तो यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल का मोशन इन एक्स वाई प्लेन में कहलाएगा, क्योंकि यह दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। तो इससे यह साबित होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए प्लेन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब तक आप प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसका पथ क्या कहा जाता है, कैसा शेप होता है, और इस केस में ऑब्जेक्ट जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है उसे क्या कहा जाता है आप समझ चुके होंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ऑब्जेक्ट को हमें थ्रो करना होता है अर्थ के सरफेस से 90 डिग्री के अदर एंगल पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक बार थ्रो कर देना होता है, उसे हमको पकड़ कर रखना नहीं है। उसके बाद सारा मोशन अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह का एक पथ होगा, ट्रेजेक्टरी होगा जो पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा कॉन्सेप्ट था किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर जब कोई ऑब्जेक्ट होंगे तो उसका हम जानते हैं यहाँ पर यह हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा होता है, वर्टिकली भी मूव कर रहा होता है। तो इसके मोशंस को हम यहाँ पर अब अलग अलग डायरेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह अर्थ का सरफेस हो जाता है, अर्थ सरफेस, इसे एक्स एक्सिस एज्यूम करेंगे, यह वर्टिकल वाई एक्सिस एज्यूम करेंगे, और जिस जगह से ऑब्जेक्ट को, जिस पॉइंट पर अर्थ के जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करने जा रहे हैं उसे ओरिजिन एज्यूम करेंगे। यह ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से एट एंगल थीटा थ्रो किया। ठीक है, और यहाँ पर थीटा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। यह क्या है, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पर थीटा हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ के सरफेस के साथ
जिस एंगल पर हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वह है। अभी जानते हैं यह ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह के पथ पे ट्रेवल करेगा, ठीक है, इस तरह के पथ पे ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर शुरू में इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने यहाँ पर थ्रो किया है उसकी वैल्यू क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हमने इसको वर्टिकली नहीं बल्कि अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इस वेलोसिटी को हम यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एक दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं यह वेलोसिटी है u, तो यह वेक्टर और प्लस यह वेक्टर, और यहाँ पर यह थीटा है, यह वाई एक्सिस के अलोंग होगा और यह एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इस u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसे ux लिखेंगे और यह इस वेलोसिटी u का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसे uy लिखेंगे, ठीक है। तो ux कितना होगा, u इसका मैग्नीट्यूड है और यह x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो x कंपोनेंट हो जाएगा हमारा u cos थीटा और uy यह कितना हो जाएगा, u sin थीटा, ठीक है। आप इस ट्रायंगल में समझ सकते हैं, यह सब हमने आपको वेक्टर में पढ़ाया है। क्योंकि अगर ये O है, यह A है, यह B है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OAB cos थीटा क्या होता है यहाँ पर, OA/OB। तो OB हम देख सकते हैं, OB मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड U है, तो cos थीटा OA हमारा क्या हो जाएगा, UX/U। तो देयरफॉर U cos थीटा UX, ठीक है, यहाँ पर हम पहले ही लिखे हैं। और इसी तरह से UY इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, U sin थीटा होगा। तो यहाँ पर हम फिगर में लिखते हैं, यहाँ पर UX कितना होगा, U cos थीटा और UY U sin थीटा, UY U sin थीटा, ठीक है। तो इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। मतलब हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल में जो भी पार्टिकल होता है वह हमेशा दो डिफरेंट लाइंस के अलोंग मूव कर रहा है। तो जब हमने इसे थ्रो किया था किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर इस इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं, कितना है, u cos थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग यह इनिशियल स्पीड u cos थीटा से शुरू किया है मोशन, और एक कंपोनेंट जो कि वर्टिकल एक्सिस मतलब y एक्सिस के अलोंग लिया गया है जिसकी वैल्यू u sin थीटा है। तो यह कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट, यह प्रोजेक्टाइल y एक्सिस के अलोंग मूव करेगा इनिशियल स्पीड कितना से, u sin थीटा से। तो हम देख सकते हैं अब इस ऑब्जेक्ट के पास, इस प्रोजेक्टाइल के पास अब दो मोशन हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस के अलोंग, एक वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस के अलोंग। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इसका इनिशियल स्पीड कितना है, u sin थीटा, ठीक है। और जब हम इसे एक बार थ्रो कर देते हैं, मतलब थ्रो करके छोड़ देते हैं, तो अब यह अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। मतलब इसका सारा मोशन अब अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होना है। तो अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होने के कारण इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा जिसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वर्टिकल मोशन का इनिशियल वैल्यू कितना है, u sin थीटा, और यह वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, बट ग्रेविटी के कारण इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा कितना, g,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो हम इस दोनों मोशन को यहाँ पर अब अलग अलग तरीके से कंसीडर करके इसके इक्वेशन को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन मतलब अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी, u y, जिसका वैल्यू कितना है u sin थीटा। एक्सेलरेशन, जो कि जानते हैं यह मोशन जो वर्टिकली अपवर्ड है और अर्थ के ग्रेविटी के अंडर है, तो इस कंडीशन में इस डायरेक्शन में एक इनिशियल स्पीड है, मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी है, और एक एक्सेलरेशन भी होगा इस केस में a माइनस जी, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो फॉर वर्टिकल मोशन यहाँ पर एक वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो देयरफॉर इट इज केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल मोशन को हम कंसीडर कर सकते हैं किस केस को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को मतलब कंसीडर कर सकते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के सारे काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको बताए हैं। तो यहाँ पर अब इस डायरेक्शन में मतलब इसके दो कंपोनेंट, यहाँ पर जब यह मूव कर रहा होगा इस पथ पे, तो इसके दो वेलोसिटी होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग मतलब वर्टिकल मोशन इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन इनिशियल वेलोसिटी ux कितना है, u cos थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जानते हैं कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। फोर्स तो कैसा, अर्थ का ग्रेविटी काम कर रहा है, और अर्थ का ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, जिस वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में ही यहाँ पर एक्सेलरेशन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है। तो देयरफॉर इट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन के केस को हम यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन के तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में है, इसका दो मोशन एक ही समय पर है। एक मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब इस डायरेक्शन में इसका स्पीड शुरू में u cos थीटा है, और हर वक्त इस डायरेक्शन में मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मोशन कांस्टेंट होगा, जिसका वैल्यू हमेशा u cos थीटा ही होगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब y एक्सिस के अलोंग इसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है, और इस केस में जो एक्सेलरेशन है वह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू g। साइन नेगेटिव इसलिए है कि यह ऊपर जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव लिया है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इसलिए हमें यहाँ पर g की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ रही है, ठीक है। अब दोनों तरह के मोशन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि एक प्रोजेक्टाइल का मोशन दो डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट मतलब एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करके डिस्कस किया जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होता है वह कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन के केस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा कंपोनेंट जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, वह यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के
केस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वेलोसिटी, वर्टिकल मोशन के अंडर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। तो जब जानते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो और एक्सेलरेशन निगेटिव हो, तो इस केस में बॉडी या ऑब्जेक्ट रिटार्ड करता है, मतलब रिटार्डेशन होता है। तो कहने का मतलब यह अल्टीमेटली इसका जो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है यह धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और एक हाइट पर जाकर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इस हाइट पर, चूंकि जानते हैं इसके बाद यह फिर इस डायरेक्शन में नीचे की ओर जा रहा है, तो इस हाइट पे मतलब चूंकि यह धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा कौन सा, चूंकि यह तो कांस्टेंट है, यह तो ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, बट यह नेगेटिव एक्सेलरेशन के कारण यह वैल्यू अल्टीमेटली डिक्रीज करते करते एक समय पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर u भी y कितना होगा, 0 होगा, और भी y 0 होगा, और यहाँ पर vx कितना होगा, u cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी y मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, उस हाइट को मैक्सिमम हाइट कहा जाता है, मैक्सिमम रेज्ड हाइट कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो मोशन का एग्जाम्पल है उसके पथ के इक्वेशन को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन को किसी भी टाइम पर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ux, u cos थीटा, और यह यूनिफॉर्म है। तो सिंस ux, u cos थीटा एंड क्या है, यह यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब यह ना घटेगा ना बढ़ेगा, मतलब यह फिक्स्ड है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर a कितना होगा, 0, ये 0 होगा। अब एट एनी टाइम, किसी भी समय, मतलब किसी भी समय पर, फॉर एनी टाइम t, अब ये जानते हैं यहाँ पर t कितना लेंगे, 0। जब यह ओरिजिन से, मतलब जहाँ से हमने इसे थ्रो किया था वहाँ पर टाइम को 0 लिया जाएगा। अब कुछ समय के बाद यह कहीं न कहीं होगा, मतलब कुछ समय के बाद यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका और वर्टिकल डिस्टेंस कहीं न कहीं पर होगा। तो अगर t टाइम के बाद अगर हम जानना चाहें कि यह ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस पर है और t समय के बाद यह वर्टिकल कितना डिस्टेंस पे होगा, तो फॉर एनी टाइम t, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, ux इंटू टी। क्योंकि यहाँ पर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, तो x बराबर फार्मूला होता है x बराबर वी टी। तो इस फार्मूला से हमने यहाँ पर x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, इस फार्मूला से हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बट यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, तो x का वैल्यू किसी भी समय पर हम यहाँ पर इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि अगर 2 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट मतलब प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, तो इसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके वर्टिकल मोशन को देखते हैं, इसे हम t का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t बराबर x बाय यू कॉस थीटा। अब फॉर वर्टिकल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड।
वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस है जिसमें यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितना है यू साइन थीटा, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है ए माइनस जी, ठीक है। तो फार्मूला होता है सिंस y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूला में वर्टिकल एक्सिस मतलब y एक्सिस के अलोंग y को y ही लिखेंगे। u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल मोशन कितना है u साइन थीटा इंटू टी, और a का वैल्यू कितना है माइनस जी, जिस वजह से यहाँ पर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं 1 से t का वैल्यू, यहाँ पर t का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। t का वैल्यू हम इसमें रखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम 1 y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी के प्लेस पे क्या रखेंगे x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी के प्लेस पे x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर y इसे हम u साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू एक्स, ठीक है। साइन थीटा के नीचे हम अच्छा u और u तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू एक्स और माइनस हाफ इंटू जी को क्या लिख सकते हैं जी बाई टू, और x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब इसको मिटाते हैं, y इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू एक्स जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। अब आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप जानते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें a b c ये तीनों क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं, a b c कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी एक्स का कॉफिशिएंट और सी कॉन्स्टेंट। तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यह एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, यह पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा पैराबोला होगा, इसी तरह का शेप होगा, ठीक है। या तो ऊपर होगा और मतलब कुछ इस तरह का हो सकता है या इस तरह का हो सकता है, यह डिपेंड करता है कि a और b का साइन क्या है, यह सब मैथमेटिक्स की बातें हैं। बट इस तरह का कोई भी इक्वेशन जिसमें y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा तो इसका कर्व ऑलवेज एक पैराबोला होता है, ठीक है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका साइन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट का साइन प्लस माइनस हो सकता है। तो g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, जिस वेलोसिटी से हमने इसे थ्रो किया था वह भी कांस्टेंट है, जिस एंगल से हमने इसे थ्रो किया था वह भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर g 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यह कांस्टेंट होगा और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए, तो यह a इंटू एक्स स्क्वायर मैच कर गया। फिर b इंटू एक्स यह भी देख सकते हैं कांस्टेंट है, तो बी एक्स और प्लस सी इसमें 0 है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस थीटा एक्स स्क्वायर थीटा रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पर यह ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी मतलब जिस पथ पे पैराबोला जिस पथ पे प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है वह पथ जिसे ट्रेजेक्टरी भी कहा जाता है एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। शुरू में ही हमने आपको बता दिया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्टरी होता है वह पैराबोला होता है। तो यहाँ पर y और x वेरिएबल्स हैं
और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इक्वेशन आया है जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो हेंस कह सकते हैं हेंस ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, पैराबोला। ठीक है, ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल मोशन का कैसा होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर आपको प्रूव करके बता दिए हैं। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ यहाँ पर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सब हमको फाइंड करना है। तो एक एक चीज़ के बारे में हम आपको बताते जा रहे हैं और उसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल को जहाँ से हम फेंकते हैं अर्थ के सरफेस, मतलब हॉरिजॉन्टल के जिस पॉइंट से हम फेंकते हैं और फिर से वह हॉरिजॉन्टल पे वापस आ जाता है बट दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, जिस पॉइंट्स पर मतलब हॉरिजॉन्टल के जिस पॉइंट से हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं और दूसरे जगह पर फिर से वह हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, या जितना देर के लिए उसने फ्लाई किया है। हम जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर हमने इसे ओ से फेंका था और फिर अर्थ के सरफेस के पॉइंट के ऊपर यह वापस मतलब आ चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसके बीच में यह फ्लाई कर रहा था, एयर में फ्लाई कर रहा था, यही टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ठीक है, तो टोटल टाइम टू रीच एट हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रोन, टोटल टाइम टू रीच द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रोन, इसको क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम इन एयर। जितना देर वह एयर में रहता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जब वह क्यू पर वापस आ जाएगा तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जहां से यह चला था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना था, इसका 0, और यहाँ पर आ जाएगा तब भी इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो एज y इक्वल्स टू यू एक्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स टू यू एक्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर when t इक्वल्स टू, टी का वैल्यू कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट t के बराबर, देन y इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं यह शुरू में ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे गिर के आ जाएगा। तो y यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जिस हाइट से यह मतलब जहाँ से चला था उसी लेवल पर फिर आ गया है, भले यह दूसरी जगह पर आया है अलग बात है, बट अगर हम इसके वर्टिकल मोशन को देखें तो जिस हाइट से यह रेज करना स्टार्ट किया था यहाँ तक आया था, फिर यह रेज करके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही आ गया है। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन में के अंडर अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है, ग्राउंड पे था, ग्राउंड पे ही आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। कितना समय के बाद, t समय के बाद। तो यहाँ पर y की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, यू वाई कितना है, u साइन थीटा इंटू टी के प्लेस पे t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी।
एक टी को हम कैंसिल करा देते हैं, तो देयरफॉर टी इक्वल्स टू, इसको हम उधर भेजेंगे तो 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी इसके इक्वल्स होता है। ठीक है, यह टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल रेंज यह फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे r से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ये इनिशियल पॉइंट से ग्राउंड पर पहुंचने में, मतलब जहां से हमने इसे थ्रो किया था और ग्राउंड पर यह जिस पॉइंट पर आ चुका है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाले, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, जहां से यह जहां से हमने इसे थ्रो किया था और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जहां पर इस पॉइंट पर यह गिरा है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम the point of the distance from the point of thrown to the point at which it falls at horizontal। ठीक है, द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रोन टू द पॉइंट एट विच इट फॉल्स एट हॉरिजॉन्टल, मतलब यह यहाँ पर ओ क्यू आर, यहाँ पर यह वैल्यू कितना हो जाएगा ओ क्यू, जिसको हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह डिस्टेंस यहाँ से O से Q तक, भले ही यह इस पथ पे आया हो, बट O से Q तक आने में इसे कितना टाइम लगा है 2u साइन थीटा बाय जी। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यह यूनिफॉर्म स्पीड u cos थीटा से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो सिंस हॉरिजॉन्टल मोशन x बराबर यू एक्स इंटू टी, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम देख सकते हैं x बराबर क्या है, यू एक्स इंटू टी है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए यहाँ पर ओ क्यू, जिसको हम क्या लिखेंगे r लिखेंगे। ठीक है, देयरफॉर फॉर x बराबर r, t बराबर t, अगर यहाँ पर x का वैल्यू r होगा, मतलब O से Q तक का डिस्टेंस जिसे r हमने लिया है हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट t के इक्वल लग रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर x बराबर u x t, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, r से। u x दिया गया है कितना, u cos थीटा इंटू t को रिप्लेस करेंगे किससे, t से, तो r u cos थीटा, और t की वैल्यू यहाँ पर 2u साइन थीटा बाई जी है, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं u इंटू यू स्क्वायर और 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं 2 साइन थीटा, इस तरह से लिखते हैं, r बराबर u इंटू यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी।
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो r इक्वस टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, यह हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू यहाँ पर हमने आपको बताया है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वस टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी यह होगा। ठीक है, जिसमें u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है और थीटा हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थीटा भी यहाँ पर कांस्टेंट ही है, बट उसको वैल्यू को हम अगर चेंज करेंगे तो r का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब r का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम एक मतलब जिस वेलोसिटी से हम इसे थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पर जिस वेलोसिटी से हम इसे थ्रो करेंगे उसी वेलोसिटी से थ्रो करने पर अलग अलग दूरी, मतलब किसी भी फुटबॉल को अगर हम जैसे पैर से मारते हैं, हिट करते हैं एक खास वेलोसिटी से, तो अगर हम एक खास एंगल पर उसे हिट करेंगे तो वह ग्राउंड पे अधिक से अधिक दूर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम r का मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं, जबकि u हम चेंज नहीं करना चाहते, g तो फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होने के लिए फॉर ए गिवन u, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होने के लिए एक गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए साइन 2 थीटा या मैक्सिमम होना चाहिए। साइन 2 थीटा विल बी मैक्सिमम। ठीक है, मतलब जानते हैं u हम ले चुके हैं कि u हमें 5 मीटर पर सेकेंड ही लेना है, g तो फिक्स ही होगा। तो अब इस हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब साइन 2 थीटा भी मैक्सिमम होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर ए गिवन u साइन 2 थीटा विल मैक्सिमम। ठीक है, देयरफॉर मैक्सिमम ऑफ साइन 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं हम इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो साइन 2 थीटा साइन 90 डिग्री, चूँकि 1 साइन 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, तो यहाँ पर 2 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा 45 डिग्री। यानी कि हमको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर थ्रो करना होगा। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्टाइल के रेंज को अगर हमें मैक्सिमम चाहिए, किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम एक डेफिनेट वेलोसिटी से थ्रो करते हैं और हमें हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ उसे थ्रो करना होगा। ठीक है, इस केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज हमें मिलेगा वह मैक्सिमम होगा। एंड इस केस में हम जानते हैं, इस केस में मैक्सिमम रेंज जिसे आर मैक्स लिखा जाता है, तो साइन 2 थीटा को सिर्फ रिप्लेस कर देना है कितना से, 1 से। तो यहाँ पर यह हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी, मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाय जी व्हेन, याद रखना है थीटा इक्वल्स टू कितना, 45 डिग्री। ठीक है, अदरवाइज रेंज निकालने का सिर्फ ये फार्मूला यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाय जी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करना होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट, यह हाइट, मैक्सिमम हाइट वह हाइट जिसके बाद इसका ऊपर जाना बंद हो जाएगा। इसका ऊपर जाने का जो मतलब ट्रेंड है, ऊपर जाने का जो इसका मूवमेंट है वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि हमेशा कांस्टेंट था। यहाँ पर भी यू कॉस थीटा था, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा, और यहाँ पर भी यू कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 0 है। तो इस कंडीशन में इसका यह इस पॉइंट पर जो ग्राउंड से हाइट होगा वह मैक्सिमम हाइट होता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जिसे एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके वैल्यू को भी हम यहाँ पर बताते हैं आपको।
मैक्सिमम हाइट, रिस्ट, जिसे h से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह होता क्या है, द हाइट एट विच इट्स वी वाई इक्वल टू 0। वो हाइट जहां पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब मोशन का वर्टिकल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, द हाइट एट विच इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब सिंस सबसे पहले हम यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में से कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो when v y equals to 0, since v square equals to u square plus 2a y, फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay, मतलब 2ax होता है। ठीक है, तो यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, u y 2a। ठीक है, तो यहाँ पर इस फार्मूला को नहीं लगाएंगे, दूसरा फार्मूला लगाएंगे। v इक्वल्स टू यू वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस जी टी माइनस जी टी होगा। ठीक ना, सिंस v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस माइनस जी टी, इस फार्मूला को लगाते हैं वर्टिकल मोशन के लिए। तो वी वाई कितना है, 0, हाइट कितना पे, h पे, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, तो जी टी बराबर यू साइन थीटा, तो देयरफॉर टी बराबर यू साइन थीटा बाय जी। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है यू साइन थीटा बाय जी, और यहाँ पर देख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, यू साइन थीटा बाय जी का ट्वाइस। तो कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट जहाँ से थ्रो किया गया था वहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में यू साइन थीटा बाय जी इतना टाइम लगता है, और टोटल टाइम फ्लाइट का 2u साइन थीटा बाय जी है, मतलब फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक जाने में भी इतना ही टाइम लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ डिसेंट कहा जाता है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ पर इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं किसके बराबर होगा, t इक्वल्स टू टी बाई 2। ठीक है, तो अब मैक्सिमम हाइट हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम है t इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय जी। तो अब सिंस एक फार्मूला है हमारे पास, और मैक्सिमम हाइट y इक्वल्स टू कितना, h, वी वाई कितना, 0, और t इक्वल्स टू कितना, u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर माइनस 2g वाई। ठीक है, इस फार्मूला को लगाते हैं हम यहाँ पर। कौन सा फार्मूला होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी मतलब वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g वाई, यहाँ पर लिख रहे हैं। अब सबको रिप्लेस करते हैं, तो वी वाई मैक्सिमम हाइट पे कितना है, 0,
यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g, ठीक है, इंटू एच, ठीक है। एच निकाल लिए यहाँ पर, अब एच निकल जाएगा हमारा, इसको इधर ले आते हैं, 2gh यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका आधा, यू साइन थीटा बाय जी, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर दो ऐसे एंगल होते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ कि अगर हम इन दोनों एंगल पर सेम स्पीड से किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों ही केस में सेम होंगे। तो इन दोनों एंगल्स के क्या वैल्यू होते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि आर हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, आर इक्वस टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है व्हेन इनिशियल स्पीड जिससे प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाता है यू, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल कितना, थीटा। अब अगर हम यहां पर थीटा को रिप्लेस कर दें 90 डिग्री माइनस थीटा से, ठीक है, मतलब थीटा जो यहाँ पर एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ हम मतलब इस एंगल पर हम हॉरिजॉन्टल के साथ एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करने जा रहे हैं किस स्पीड से, यू स्पीड से, तो हमें हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वस टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी ऑब्टेन होता है। लेकिन अब हम जिस एंगल पर थ्रो करने जा रहे हैं वो थीटा नहीं है बल्कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो जानते हैं देन साइन 2 थीटा, यह क्या हो जाएगा, साइन 2 और साइन 2 थीटा, चूंकि थीटा को हम यहाँ पर रिप्लेस करने जा रहे हैं किससे, 90 डिग्री माइनस थीटा से, तो 2 के बाद थीटा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा यह रखेंगे, तो यह हो जाएगा साइन 2 इंटू 90 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। और हम जानते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा यह कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा से, तब साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर लिखते हैं, देन साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 2 थीटा ही होगा, ठीक है। तो इस केस में रेंज, इस केस में रेंज आर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, जो अल्टीमेटली चूंकि साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा हमने निकाल के रखा है, कितना आया है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाय, सॉरी इसको आर डैश लेते हैं, बाय कितना है जी, तो आर डैश यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बाय जी, जो कि ओरिजिनल रेंज है उसी के बराबर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह नया रेंज और जो शुरू का रेंज था जब हमने थीटा पे इसे थ्रो किया था, इन दोनों के वैल्यू यहाँ पर क्या आया है, सेम आया है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं, इस फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ करते हैं कि अगर हम यहाँ पर
थीटा पर थ्रो करते हैं, यू वेलोसिटी से थीटा पर अगर हम थ्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके गिरा, और अगर हम यहाँ पर ये कितना है थीटा, और अगर हम फिर से यहाँ पर यू थीटा, तब भी यह यहाँ पर ही गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर ही गिरेगा, चूँकि यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर यह वाई एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है, ये इधर से थीटा है, तो इधर से कितना हो जाएगा, इधर से यह 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फॉर थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा और इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम थीटा डिग्री पे या 90 डिग्री माइनस थीटा पे थ्रो करेंगे तो दोनों ही केस में रेंज के वैल्यू सेम होंगे, भले ही दोनों का ट्रेजेक्ट्री अलग होगा, पैराबोलिक तो होगा ही बट ट्रेजेक्ट्री अलग होगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो रेंज होंगे दोनों ही केस में सेम आएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें, अगर हम 15 डिग्री पे थ्रो करें और 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 75 डिग्री पे थ्रो करें, तो इस दोनों केस में ही रेंज क्या होगा, सेम होगा। 30 डिग्री पे थ्रो करें या 60 डिग्री पे थ्रो करें, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। ठीक है, 50 डिग्री पे थ्रो करें या 40 डिग्री पे थ्रो करें, हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों ही केस में सेम होगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस लेक्चर को आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर के अंडर बताए हैं आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लें। प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर इस लेक्चर के अंडर जितने भी आपको फार्मूला या कॉन्सेप्ट्स बताया गया है सबसे पहले आप इसे अच्छे से समझ लें, तभी आपको प्रोजेक्टाइल मोशंस के अंडर सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।